नमस्कार, ज्ञान विविधि चैनल में मैं मंजू शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम प्रकरण पढ़ेंगे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल में वायुमंडल का हम अध्ययन करेंगे। यानी हमने सबसे पहले पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है, उसमें सबसे पहले हमने भूमंडल का अध्ययन किया, उसके बाद हमने जलमंडल का अध्ययन किया और आज हम वायुमंडल का अध्ययन करेंगे। कक्षा 6 में आपके जो वायुमंडल का वो संक्षेप में वर्णन है, ज्यादा वर्णन नहीं दिया हुआ है। आज अगली कक्षा है 7वीं क्लास में इसका पूरा का पूरा जो ज्यादा वर्णन है इसमें। तो सबसे पहले बात करें तो भूमंडल में हमने जो है महाद्वीप है, जो विश्व के जो प्रमुख महाद्वीपों के बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद हमने जो जलमंडल है उसमें हमने जो प्रमुख महासागर हैं उनके बारे में अध्ययन किया। आज हम प्रमुख रूप से वायुमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वायुमंडल क्या है, हम देखते हैं कि जो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों की जो परत होती है वो क्या कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है। आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा हुआ कि जो पृथ्वी के चारों ओर की जो वायु है, जो वायु की जो गैसों की जो परत होती है उसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के जितने भी जो जीव जंतु वो किस पर निर्भर होते हैं, वायुमंडल पर निर्भर होते हैं। और ये कई सौ किलोमीटर की जो दूरी इसमें फैला हुआ है, यानी हम मान सकते हैं 1600 किलोमीटर की दूरी तक ये फैला हुआ है। अब यदि हम इसके जो बारे में देखते हैं, जैसे एक पृथ्वी के किस प्रकार ये जो चारों तरफ से फैला हुआ है, तो इसको हम एक थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। इसके चारों में 1600 किलोमीटर तक, चारों तरफ 1600 किलोमीटर तक क्या है, हमारा वायुमंडल फैला हुआ है। यानी ये जो दूरी है वो कितनी है, 1600 किलोमीटर। तो ये 1600 किलोमीटर तक माना जाता है कि ये हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों की जो परत है उसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। हमने देखा ये चारों तरफ जो गैसों की जो परत है वो है, यानी ये इसमें सारी की सारी क्या है, ये गैसें भरी हुई है। और हमने देखा था कि वायुमंडल में गैस है, गैस के अतिरिक्त क्या है, यानी पहली बात तो इसको देखते हैं कि ये अनेक गैसों के मिश्रण से बना हुआ है, यानी इसमें अनेक गैसें हैं, तो अनेक गैसों का मिश्रण है इसमें। इसके साथ इसमें क्या है, जलवाष्प भी है और धूलकण भी है। यानी ये किनसे मिलकर बना है, अनेक गैसें हैं, इसके अंदर गैसों का मिश्रण है। इसी वायुमंडल में जलवाष्प है और इसी में धूलकण है। इनके बारे में हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज हम अनेक गैसों के बारे में, इनके बारे में सबसे ज्यादा विस्तार से आपके आगे आएगा। तो यदि हम इसकी संरचना की बात करें, देखो ये वायुमंडल तो बना हुआ है अनेक गैसों से, जलवाष्प से, धूलकणों से। अब हम थोड़ी सी इसकी संरचना देखते हैं। संरचना देखें तो सबसे पहले इसकी जो ये मंडल में जो विभक्त है, मान लीजिए पहला क्षोभ मंडल है, दूसरा है संताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा आपका बहिर्मंडल। यानी ये चारों तरफ फैला हुआ है पूरा का पूरा, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इस तरह से ये आपके चारों तरफ ये जो है मंडल, इस तरह की ये संरचना बनी हुई है। और ये सारी की सारी गैसें और जलवाष्प से हमारा बना हुआ वायुमंडल है। यानी इस चारों तरफ से ये जो गैसों की परत उसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है, इसको वायुमंडल कहा जाता है। अब हम इसकी संरचना देखते हैं। यानी हमने सबसे पहले देखा है, सबसे पहले ऊपर जो परत होती है वो क्षोभ मंडल, उसके बाद संताप मंडल, इसके बाद जो है मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में यदि हम बात करें, मान लो जैसे हम इसको एक डायग्राम से इसको भी समझते हैं। मान लो ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के इधर भी चारों तरफ ही ये फैला हुआ है। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से, किस तरह से ये पढ़ते हैं, जो मंडल है हमारे सामने है, देखते हैं। जैसे सबसे पहले 13 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है, उसके बाद संताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल,
आयन मंडल, और सबसे ऊपर की जो परत है वो है बहिर्मंडल। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं ये हमारी जो संरचना बनी हुई है, क्षोभ मंडल, ये संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इनके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले हम सबसे जो निचली परत है उसके बारे में देखते हैं, जो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बारे में देखें, यानी सबसे पहले इस परत का अध्ययन करते हैं। ये चारों तरफ है, यहाँ भी है, यहाँ, यानी चारों तरफ है। यानी हमने देखा था पृथ्वी की, क्योंकि चारों तरफ से जो गैसों की जो परत है, यानी कहीं पर महासागर है तो कहीं पर महाद्वीप है, देश है सारे, तो ये इनके चारों तरफ ही है। तो यानी जो पहली परत है क्षोभ मंडल, यानी ये धरातल से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारी पृथ्वी की समुद्री तल की सतह से 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, क्षोभ मंडल है। सभी जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, यानी जितनी, वो सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। सारी की सारी जो हम कह सकते हैं मौसमी घटनाएं, जैसे वर्षा का होना, ओलावृष्टि, कोहरा, ये सारी की सारी जो जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। हम देखते हैं कई बार, जैसे आप लोगों को जो नजर आते हैं बादल वगैरह, या तो ये 13 किलोमीटर से ऊंचे, यानी सारे के सारे एक किसमें होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं, जो 13 किलोमीटर तक फैले, यानी सारी की सारी मौसमी घटनाएं इसमें होती है। दूसरे मंडल की बात करते हैं। दूसरा मंडल है हमारा, वो है समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में देखें, यानी अब हम आते हैं दूसरी परत। पहली परत हमने कौन सी देखी, क्षोभ मंडल। अब हम दूसरी परत हमारी कौन सी है, समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में देखते हैं। तो समताप मंडल के बारे में देखें तो ये 50 किलोमीटर तक हमें ये समताप मंडल मिलेगा। अब हम दूसरी परत में आते हैं, ठीक है। समताप मंडल में क्या है, जो सभी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो नहीं होती हैं। हमने देखा था क्षोभ मंडल में जो है वो मौसमी घटनाएं होती हैं, और इसमें वो मौसमी घटनाएं नहीं होती है, जिसके कारण क्या होता है, जितने भी आप देखते हो जो हवाई जहाज है, जो वायुयान हम जो देखते हैं, ये सारे के सारे इसी परत में उड़ते हैं। हवाई जहाज, या हम कह सकते हैं वायुयान, ये सारे के सारे इसी परत में उड़ते हैं, क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती है। यानी हम दूसरे मंडल में आते हैं तो मौसमी घटनाएं यहीं तक ही रह जाती है, इसमें नहीं होती है। तो जिसके कारण जो हम देखते हैं प्लेन वगैरह जो उड़ते हैं, वायुयान, हवाई जहाज, वो सारे के सारे समताप मंडल में उड़ते हैं। आप लोग को कई बार देखते भी होंगे कि हम देख रहे हैं कि प्लेन जा रहा है, यानी हवाई जहाज जा रहा है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, तो हम कहते हैं बादलों के अंदर से जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्षोभ मंडल से ठीक ऊपर की मंडल यानी समताप मंडल में जा रहा है। समताप मंडल से मान लो जैसे ये एशिया महाद्वीप, मान लो हमारे यहाँ भारत, तो यहाँ से वो प्लेन जो जैसे हम कह सकते हैं यूएस की तरफ जाएगा मेरे, तो यहाँ से होते हुए ये समताप मंडल को के ऊपर से ये जाएगा और फिर यहाँ तक ऐसे आएगा, यानी पूरे के पूरे समताप मंडल में ही जाकर इधर आएगा, यानी क्षोभ मंडल से ऊपर आता है। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि हमें प्लेन दिखाई नहीं देता, तो ये क्योंकि इसमें सारी की जो सभी मौसमी घटनाएं हैं, जैसे वर्षा होना, कोहरा होना, ये इसमें नहीं होती हैं, जिसके कारण पहला तो हम कह सकते हैं हवाई जहाज है, वायुयान है, इसी परत में उड़ते हैं। दूसरी इसकी जो समताप मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ओजोन गैस की जो परत है, यानी जो ओजोन गैस की परत, ये इसी मंडल में पाई जाती है। अब ओजोन गैस की जो परत इसी मंडल में पाई जाती है, यानी ओजोन गैस वाली जो हम कह सकते हैं, तो इस मंडल का दूसरा नाम हम कह सकते हैं ओजोन मंडल भी। कई बार प्रश्न में आता है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत होना कि समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कह सकते हैं कई बार, क्योंकि ओजोन गैस की जो परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में।
तो समताप मंडल में ओजोन गैस परत सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है वो इसलिए क्योंकि ओजोन गैस की जो परत है वो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणों से ये हमारी रक्षा करता है। हम देखते हैं सूर्य से जो किरणें आती हैं जरूर नहीं कि वो हमारी सारी की सारी हमारे लिए लाभदायक है, कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए हानिकारक होती है जिनसे बहुत सारी बीमारियां भी फैलती हैं। तो वो ओजोन गैस की परत क्या है, हमारी जो सूर्य से यानी जो सूर्य से जो आने वाली जो हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको यहीं पर समताप मंडल में ही रोक लेता है, यानी हमारी धरती तक ये जो किरणें हैं जो हानिकारक किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। तो ये समताप मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें ओजोन गैस की परत पाई जाती है। तो ये प्रश्न भी आपसे कई बार पूछते हैं कि ओजोन गैस की परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल में। या फिर जो हवाई जहाज या वायुयान किस परत में उड़ते हैं, तो वो है समताप मंडल में। तो इसके बारे में देखना। आगे हमारी जो अगली परत है वो है हमारी मध्य मंडल। उसके बाद हम देखते हैं मध्य मंडल के बारे में। 80 किलोमीटर तक ये फैला हुआ मंडल। यानी अब हम आ गए तीसरी परत में, इसकी बात करते हैं। यानी दूसरी हमने कौन सी देखी, समताप मंडल वाली देखी। अब हम तीसरी परत में आ गए। तीसरी हमारी परत कौन सी हो गई, मध्य मंडल। मध्य मंडल के बारे में देखें तो मध्य मंडल के बारे में 80 किलोमीटर तक ये आगे धरातल से मानते हैं इसको 80 किलोमीटर तक। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है क्या है कि ये जो अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड जो हैं, आने वाले उल्कापिंड इसी परत में जल जाते हैं, इसी परत में जल जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं जो अंतरिक्ष से जो कई बार हम सुनते हैं कि उल्कापिंड गिरा है, तो या फिर हम कह सकते हैं कई बार हम जो देखते हैं कि जो तारा टूटा है, यानी कई बार हमें एक सीधी सी लाइन नजर आती है तो हम कहते हैं कि तारा टूटना, है ना। तो तारा टूटना नहीं होता, ये क्या होता है वास्तव में, क्या होती है जो उल्कापिंड्स होती हैं, जो क्या होती है ये जो धरती के पास जो वहां से अंतरिक्ष से आती हैं, तो हमारी जो परत बनी हुई है जो चारों ओर वायु की, इसमें जो हमारे मंडल है, तो ये जो मध्य मंडल तक क्या होती है, मध्य मंडल तक आते आते उल्कापिंड इसी परत में जल जाते हैं। कई बार तो देखते हैं कि कुछ जो उल्कापिंड होते हैं उसके जो कुछ टुकड़े हैं वो धरती पर गिरते हैं, मतलब बहुत सारे जो खड्डे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी पर बहुत कम जो है वो पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये इसी परत में आते आते इसी परत में ये उल्कापिंड जल जाते हैं। तो ये हमारी जो मध्य मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अब हम जो चौथा मंडल है हमारा आयन मंडल, उसके बारे में देखते हैं। आयन मंडल के बारे में देखते हैं। अस्सी से 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण अब हम किस में आ गए थे, चौथा हमारा आयन मंडल, इसकी बात करते हैं। चौथा जो हमारा जो मंडल है उसकी बात करते हैं। आयन मंडल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये रेडियो संचार के लिए सबसे उपयोगी है। ये परत क्या है, रेडियो संचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण भी हम मान सकते हैं इसको, यानी रेडियो संचार, यानी हम जो टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो हमारी जो पृथ्वी से जो प्रसारित होने वाली जो तरंगे हैं वो कहाँ पर जाती हैं, वो तरंगे सीधी यहाँ पर क्या करती हैं, आयन मंडल में जाती हैं। और आयन मंडल में जाकर पुनः वहां पर परावर्तित होकर पुनः क्या होती हैं, हमारी पृथ्वी पर आती हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भी परत हम कह सकते हैं। यानी रेडियो संचार के लिए सबसे, यानी संचार के साधनों के लिए सबसे जो उपयोगी जो हमारी जो मंडल है कौन सा है, आयन मंडल। और कई बार प्रश्न पूछते हैं कि रेडियो संचार के लिए सबसे उपयोगी मंडल, तो हमारा है आयन मंडल।
यानी हम देखते हैं यहाँ से जो पृथ्वी की जो तरंगें जो जाती हैं ऊपर वो वायुमंडल तक जाती हैं और वहां से पुनः क्या होती है, परावर्तित होकर सीधे हमारी जो पृथ्वी पर आती हैं। तो हम कह सकते हैं ये हमारे लिए रेडियो संचार के लिए सबसे जो हम कह सकते हैं महत्वपूर्ण ये हमारी मंडल है। अगला जो मंडल है, जो अंतिम मंडल की हम बात करें तो हमारा है बहिर्मंडल। अब बहिर्मंडल क्या है, वो सबसे ऊपर की जो परत थी इसके बारे में चर्चा करें। अब हम चारों तरफ हमने देखी, इनके बारे में हमने देख लिया, यानी ये चारों तरफ है, यानी ऐसा नहीं है कि एक तरफ इधर नहीं है, चारों तरफ से ही ये क्या है हम देखते हैं फैले हुए ये सारे मंडल। अब हम जो अंतिम है यानी जो बहिर्मंडल है उसके बारे में देखते हैं। तो ये वायुमंडल की सबसे पतली परत होती है इसमें, यानी ये वायु की सबसे पतली परत मान सकते हैं हम, वायु की सबसे पतली परत, सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं सबसे ऊंचाई पर स्थित है। तो ये ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसमें जो जो हल्की गैसें होती हैं, जो हल्की गैसें की यदि हम बात करें, हल्की गैसें जैसे हीलियम या हाइड्रोजन, ये गैसें क्या करती हैं, अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, ये अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो ये है सबसे ऊपर की जो हम कह सकते हैं मंडल हमारा बहिर्मंडल, ये सबसे ऊंचाई पर होता है। तो यहाँ पर वायु की हम पतली रूप में यानी कि सबसे ऊंचाई पर होता है तो वायु की सबसे पतली परत के रूप में इसको माना जाता है। और हल्की जो गैसें होती है जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये अंतरिक्ष में इसमें ये तैरती रहती है। इस प्रकार हमने जो वायुमंडल की जो संरचना देखी, तो सबसे पहले हमने क्षोभमंडल देखा जो 13 किलोमीटर तक सभी मौसमी घटनाएं इसमें होती हैं। दूसरा हमने समताप मंडल देखा जिसमें जो मौसमी घटनाएं नहीं होती, जिसके कारण हवाई जहाज वायुयान इसी परत में उड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमने देखी ओजोन गैस की परत, जिसके कारण जो हमारी सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तीसरी हमने देखी थी हमारा मध्यमंडल, मध्यमंडल के बारे में जो अंतरिक्ष से आने वाले जो उल्का पिंड है वो सारे के सारे इसी परत में जल जाते हैं। चौथा हमने देखा आयन मंडल जो 80 से 400 किलोमीटर तक है और हमारे रेडियो संचार के लिए इसका उपयोग होता है। और अंतिम हमने देखा था बहिर्मंडल, बहिर्मंडल यानी ये सबसे जो वायु की सबसे पतली परत है जिसमें हाइड्रोजन जो हल्की गैस है वो अंतरिक्ष में इसमें तैरती रहती है। तो इस प्रकार हम ये हमारे जो है ये हमारी वायुमंडल की जो है संरचना, यानी पूरे के पूरे ये जो हम देखते हैं वायु की जो वायुमंडल में यानी गैस है, इसी के साथ इसमें जलवाष्प भी है, क्योंकि जलवाष्प हमें कहाँ तक मिलेगा, क्षोभ मंडल तक मिलेगा। क्योंकि जो जल चक्र अगली कक्षा में आप देखेंगे तो जल चक्र जिसके कारण ये हमारी धरती पर वर्षा होती है, तो ये यहाँ तक इसमें होते धूल कण भी होते हैं जिसके कारण हमें जो हमारी जो पानी का रंग जो नीला दिखाई देता है, या जो सूर्योदय या सूर्यास्त के समय जो हमें जो लालिमा दिखाई देती है वो धूल कणों के कारण है। ये सारे के सारे जो हमारी है वायुमंडल की संरचना है। अब थोड़ा सा हम जो है वायुमंडल का संगठन देख लेते हैं। संगठन वायुमंडल यानी वायुमंडल में हमने देखा अनेक गैसों का मिश्रण है, तो कौन कौन सी जो महत्वपूर्ण गैस हैं उनके बारे में देखते हैं। वायुमंडल का संगठन, कई बार प्रश्न पूछते हैं वायुमंडल के संगठन में से आता है, जैसे हम ये बात करते हैं पृथ्वी की चारों ओर के हमारे जो पर्यावरण की, तो इसमें सबसे ज्यादा जो गैस मानी जाती है वो मानी जाती है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस मानी जाती है। यानी हम मान सकते हैं कि नाइट्रोजन गैस कितनी प्रतिशत है, 78.03%। कौन सी गैस, नाइट्रोजन। तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस की मात्रा, कौन सी गैस की मात्रा अधिक है, नाइट्रोजन। ये प्रश्न आता है कई बार, सबसे अधिक गैस की मात्रा वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस की मात्रा है, तो नाइट्रोजन। दूसरी यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन है 20.93, कई बार इसको 21% भी कह सकते हैं। हम मान सकते हैं कि ये हमारी जो है ऑक्सीजन गैस जो कितनी है 20.93%।
तीसरी बात जो हम गैस की यदि बात करें तो CO2, या हम कह सकते हैं ऑर्गन गैस के बारे में बात करें, ऑर्गन जो गैसें होती हैं, ऑर्गन गैसें के बारे में बात करें 0.09% ये हमारी जो है ऑर्गन गैसें हैं। उसके बाद यदि हम बात करें जो हमारी जो CO2, जिसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी है 0.03%, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। और अन्य गैसों की बात करें, यानी ये जो बच गई वो अन्य गैसें भी हैं, बहुत सारी हमने देखा था, जो हीलियम है, हाइड्रोजन है, इस प्रकार की गैसें देखें। तो इस अन्य गैसों के बारे में देखते हैं 0.01% ये अन्य गैसों के रूप में पाई जाती है। यानी नाइट्रोजन हमने देखी 78.03, ऑक्सीजन, इसके बाद हमने ऑर्गन देखी 0.09% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें हैं वो 0.01% इसमें पाई जाती है। तो ये हमारे जो है वो वायुमंडल का संगठन होता है। यानी सबसे ज्यादा जो प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा है, तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा है। और हमारी प्राणवायु की गैस के बारे में यदि बात करें, यानी जिससे हम सांस लेते हैं, जो हमारी प्राणवायु है वो है हमारी ऑक्सीजन गैस, जो वायुमंडल में 20.93% वो मानी गई है। उसके बाद यदि हम CO2 की बात करें तो आज क्या है, जो जैविक ईंधनों का सबसे ज्यादा उपयोग होने के कारण जो है वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण विश्व उष्णन यानी जो ग्लोबल वार्मिंग वो बढ़ने लग गया। किससे? CO2 से। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ती है तो तापमान बढ़ता है, जिसके कारण जो बड़े बड़े जो हिमखंड है, हम कहते हैं जो बर्फ के जो क्षेत्र है, वो भी क्या है, पिघलने लग गए हैं। तो ये किसके कारण हुआ? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा है आज वायुमंडल का संगठन। इस प्रकार आज ये हमारा जो विश्व के जो पृथ्वी के जो प्रमुख परिमंडल हैं, ये प्रकरण यहीं पर पूरा हुआ। इसमें हमने जो भूमंडल और जलमंडल और जो वायुमंडल, इनके बारे में प्रमुख रूप से अध्ययन किया। तो इनको एक बार आप देखना और समझना। अगला जो प्रकरण है वो कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।